हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने इंडिया से पीएचडी करने के बाद इसराइल में 4 साल जब पोस्ट डॉक काम किया और उसके बाद अभी इंडिया में आके हमारी जो फर्म है स्टार्टअप काइंड ऑफ एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी फर्म इंडियन हॉर्टिकल्चर सर्विसेज। इसके थ्रू हम लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि एडवांस तरीके से खेती कैसे की जाए हॉर्टिकल्चर में, और एक बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हाईटेक सीडलिंग की, जिसको प्लग सीडलिंग भी बोलते हैं। जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि एक्जॉटिक वेजिटेबल्स मतलब दो देशी सब्जियां नहीं विदेश से आ रही हैं, इनके सीड्स और बहुत ही महंगे बिकते हैं हमारे मार्केट में। जैसे अगर हम सीडलेस कुकम्बर की बात करें तो 5.5 से 6.5 रुपए 7 रुपए तक एक सीड है। कलर कैप्सिकम की बात करें, चेरी टमाटोज की बात करें, तो जनरली ये सीड्स हमारे किसान की पहुंच से बाहर रहता है क्योंकि बहुत महंगे हैं। और इसके बाद इसकी पौधशाला बनाना एक अपने आप में अलग एक कला है जिसको हर आदमी नहीं कर सकता। तो उस पे ये है कि अगर आप इतने महंगे एक्जॉटिक सीड खरीद रहे हैं तो आप कैसे अपनी पौधशाला बनाएं। और दीज प्लग सीडलिंग और फाउंडेशन ऑफ हाईटेक एग्रीकल्चर। आप चाहे हाइड्रोपोनिक करें, चाहे आप सॉइलेस एग्रीकल्चर करें, चाहे आप ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करें, इवन आप अगर बाहर ओपन फील्ड कल्टीवेशन कर रहे हैं तो भी आपको ऐसी प्लग सीडलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो प्लग सीडलिंग इसको इसलिए बोलते हैं, आपके सॉकेट प्लग होते हैं, आपने निकाला और अब मिट्टी में डाला। अब इस फोटो में आप देखिए, जो सफेद सफेद रूट्स हैं इसकी तरफ कॉइलिंग कर गई हैं। जनरली जब आप पनीरी जो किसान बनाता है मिट्टी में, उसको अगर वो निकालता है और फिर एक निश्चित दूरी पर जब ट्रांसप्लांटिंग करता है तो उसकी जो नाजुक रूट्स होती हैं, इसको हेरी रूट्स बोलते हैं, वो टूट जाती हैं। लेकिन इस मेथड में जब हम सीडलिंग को निकालते हैं तो उसकी रूट डैमेज नहीं होती है। रूट नहीं डैमेज होंगी तो आपकी मोर्टेलिटी रेट कम होगी, मतलब वो मरेंगे नहीं, प्लांट सरवाइव करेंगे। तो उसके कुछ एसओपीज हैं, कैसे हैं वो हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट प्लग सीलिंग की डेफिनेशन है ये आप देखिए, स्क्वायर ट्रे होती है, उसमें से निकाल के हम ऐसे लगाते हैं और इस सफेद रंग की रूट ये बता रही है कि एक हेल्दी सीडलिंग है। अब ये हाईटेक सीडलिंग में या प्लग सीडलिंग का स्कोप क्या है और हम क्यों करें। तो देखिए, आप अगर मार्केट में जाते हैं और किसी से सीडलिंग ले आते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने किसी मिट्टी डाली है, कैसा गोबर की खाद डाला है, उस पर हो सकता है वीड्स हो, और आप अपने लाके ग्रीन हाउस में लगा रहे हैं तो वो वीड्स का इन्फेक्शन भी आपके ग्रीन हाउस में हो जाता है। और कोई सॉइल बोर्न डिजीज हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, तो वो भी उसके साथ आपके खेत में आ जाता है, आपके गमलों में आ जाता है, आपके घर में आ जाती है। इस मेथड में क्या है कि हम मिट्टी यूज नहीं करते हैं, हम नारियल का बुरादा जिसको कोकोपीट बोलते हैं, जो कि इंडिया में बहुत ही सस्ते दामों पे अवेलेबल है, और साउथ इंडिया से हम नॉर्थ इंडिया मंगा के हर जगह आजकल इसको यूज कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये डिजीज फ्री सीडलिंग होती है, इसके माध्यम से कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरा एडवांटेज है हायर परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन। जैसे अभी आप कोई सीड अगर मिट्टी में लगा रहे हैं, पनीरी बना रहे हैं, आपकी मुश्किल से 60-65% जर्मिनेशन आती है, 30% सीड जर्मिनेट ही नहीं होते, या होते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन इस विधि में क्या है, हमारे पास कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है, हाईटेक ग्रीन हाउस के अंदर बनाते हैं, तो हमारा जर्मिनेशन अप टू 95 अप टू 99% होता है। तो एक अपने आप में 30% का आपको प्रॉफिट सिर्फ जर्मिनेशन में है इस मेथड में। अर्ली सोइंग एंड अर्ली हार्वेस्टिंग। हॉर्टिकल्चर पे जैसा आपको पता है कि देश में कोई भी एमएसपी नहीं है। जनरली हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य फील्ड क्रॉप पे देती है, गेहूं, चावल, गन्ना, सरसों। लेकिन जब आपके हॉर्टिकल्चर्स हैं, फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें पेरिशेबल आइटम है, इस पे सरकार आपको कोई सब्सिडी कोई एमएसपी नहीं देती है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है जब किसान अपना टमाटर या आलू कोई चीज लेकर बाजार में आता है, उसी समय सारे किसान लेके पहुंच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्केट में गलत आ गया है और किसानों भाइयों को सही रेट नहीं मिलता है। इस विधि को अपनाने से क्या है, जैसे अभी आपको पता है मानसून काफी आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है, तो हम बारिश, बाहर के टेम्परेचर पर निर्भर हैं। जब बाहर का तापमान गिरेगा तभी हम अपनी पौध बना पाएंगे और तभी हम उस चीज को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास माइक्रो क्लाइमेट से अगर हम नहीं खेल पा रहे हैं तो हम सीजनल डिपेंडेंट है, सीजनल डिपेंडेंट है तो हमें गलत फेस करना ही पड़ेगा।
इस विधि में क्या है कि हम 1 महीने पहले, बाहर बहुत गर्मी है लेकिन हम फिर भी बिजली से टेम्परेचर को 7-8 डिग्री टेम्परेचर कम कर लेते हैं और अंदर अपनी पौधशाला बना लेते हैं। और 1 साल पुरानी अपनी जो नर्सरी, 1 महीने पुरानी नर्सरी को अगर हम फील्ड में लगाएंगे तो आपकी हार्वेस्टिंग विंडो जल्दी आ जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्ली सोइंग एंड अर्ली हार्वेस्टिंग। जैसे एक रिले रेस है, 3 चक्कर मारने हैं तो एक चक्कर आपका जो पौधा है वो हाईटेक ग्रीन हाउस के अंदर ही पूरा कर लिया है। लेस मोर्टेलिटी आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि हमारा पौधा 1 महीना पुराना हो गया है तो उसमें फिर क्षमता जो है उसके मरने की या सर्वाइव करने की क्षमता बढ़ जाती है, और मरने या कोई बीमारी हो उससे लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो मोर्टेलिटी रेट या मरने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। ये फायदा है। जैसे मैंने कहा, हर एक सीड महंगा है और हर एक सीड हमारे लिए, इसको बेबी सीडलिंग बोलते हैं, बच्चे के सच से बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, आप उसको डॉक्टर आईसीयू में रखता है तो उसके मरने के चांसेस नहीं होते हैं, कभी उसके इनक्यूबेटर रखते हैं, लेकिन जब वो थोड़ी इम्यूनिटी आ जाती है तब उसको बाहर निकालते हैं। तो वैसे ही हमारे ये प्लांट साइंस में ये जो विधि है ये आईसीयू की ही ऐसी है। यूजफुल फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जैसे मैंने कहा कि जो ग्रीन हाउस लगाते हैं जिसमें आप महंगे बीज ले रहे हैं कंपनियों के, जो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से वो जो किसान है वो भाई तो यही लगाते हैं हाईटेक सीडलिंग कोकोपीट में बनी मीडिया। इसके अलावा जो महंगे हैं कुछ आजकल ओपन फील्ड की सीजनल वेजिटेबल्स एक्जोटिक, वो लोग भी यही सीडलिंग कोशिश करते हैं मिले। अभी इंडिया में इसके बहुत ही कम जगह आपको अवेलेबल है ये, तो एक प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे नर्सरी पौधशाला बनाएं और जहां से किसानों को ऐसी पौधशाला वहां से उनको मुहैया कराएं, तो काफी अच्छा एक बिजनेस मॉडल है ये। ऑप्टिमम ग्रोथ अंडर प्रिसाइजली मेंटेन माइक्रोक्लाइमेट कंडीशन, कहने का मतलब ये है कि ये जो नर्सरी का जर्मिनेशन है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सीड जर्मिनेशन के लिए वो 22 से 25 डिग्री होता है। अगर आप गर्मी में जाएं जब 35-40 टेम्परेचर तब भी दिक्कत है, हमारा सीड स्ट्रेस में है। ये अगर हम दिसंबर और जनवरी के महीने में नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 8-10 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब भी हमारा सीड जर्मिनेशन डिले हो जाता है। ऐसे ग्रीन हाउस के अंदर में क्या होता है कि हम 22 से 25 का ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करा पाते हैं, तो हमारा सीड जर्मिनेशन बढ़ जाता है और एक बार सीड जर्मिनेट हो गया तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो होता है हाईटेक नर्सरी का, कोई भी किसान है, ऐसे होता है क्या है कि हमारे जिलों में कोई किसान क्या लगा रहा है कोई रिकॉर्ड नहीं है, जीरो से अगल उन्होंने टमाटर लगा दिया, फिर टमाटर पिट गया मंडी में। तो जब सारे लोग ऐसी पौधशाला से अगर नर्सरी लेंगे तो कहीं ना कहीं एक हमारे बागवानी विभाग के अधिकारियों के पास एक ये भी माध्यम होगा कि उनके पास एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी ट्रांसप्लांटिंग, किस चीज की बुआई कितनी हो रही है हमारे एरिया में, और अगर लगता है कि ऑलरेडी ज्यादा सीडलिंग बुक हो गई है तो आगे किसानों को हम रोक सकते हैं कि आप ये क्रॉप न लगाए कि दूसरी क्रॉप लगाएं। रिकमेंडेड टेस्टेड न्यू वैरायटी, ये एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है कि हर कंपनी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग करके नई नई वैरायटी रिलीज करती है और कुछ समय बाद कुछ डिजीज के अगेंस्ट वो प्लांट सस्टेनेबल हो जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नए नए वैरायटी जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है वो वैरायटी किसानों को दी जाए, क्योंकि उसके लिए काफी अनुसंधान होता है। लेकिन दिक्कत ये कि जब तक किसानों को उस वैरायटी के बारे में पता लगता है तब तक वो वैरायटी पुरानी हो जाती है। तो इसके माध्यम से हम क्या नई वैरायटियों को एक पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करके आगे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारे इस एरिया में ये बेस्ट परफॉर्मिंग वैरायटी आप ये यूज करो। कंट्रोल क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया, ग्लट को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को मना कर सकते हैं कि आप इस क्रॉप को ना लाके ये क्रॉप लगाएं। एंड मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन में भी आप देख लेते हैं अवेयरनेस बढ़ी क्लाइमेट चेंज को लेके। जब आपका सब्जियों का सीजन, आप सब्जियों की पौधशाला बनाए, उसके बाद फूलों की बना लें, और अर्बन सिटी, मेट्रो सिटी में लोगों को भी सीडलिंग बेच के एक अच्छा इनकम बडिंग एंटरप्रेन्योर ले सकते हैं। अब इसमें 3 चीजें लगती हैं। पहली चीज है कोकोपीट, जिसको नारियल का बुरादा बोलते हैं। दूसरी है परलाइट, जो सफेद रंग की आप देख रहे हैं, ये वोल्केनिक रॉक है। और एक है वर्मीकोलाइट। इन तीनों को हम 3:1:1 के रेशियो में मैनुअली मिलाते हैं। इसमें आपका 3 हिस्सा आपका कोकोपीट होगा, एक हिस्सा वर्मीकोलाइट और एक परलाइट बाई वॉल्यूम। कोकोपीट, जैसे मैंने बोला, इट इज मेड ऑफ कोकोनट हस्क। ये वेस्ट है, एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा उदाहरण है। विच इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री दैट यूज कोकोनट, जो कोकोनट ऑयल निकाल रहे हैं या ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा यूजफुल है। एंड इट हैज हाई एब्जॉर्बेंट पावर। इसके अंदर जो पित्त होता है, फाइबर होते हैं, तो ये अगर मॉइस्चर जाता है तो ये वाटर को होल्ड करते हैं।
परलाइन जो सफेद रंग का वोल्केनिक रॉक है, इट अकर्स नेचुरली एंड इट हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटली एक्सपेंडिंग व्हेन हीटेड सफिशिएंटली। तो ये हमने कहा एक वोल्केनिक रॉक के पत्थर टाइप के छोटे टुकड़े होते हैं, वो बबल्स के रूप में होते हैं, थर्माकोल के आपके बबल्स होते हैं। इट हेल्प स्टेबलाइज द पीएच एंड टू न्यूट्रल। अगर कोई चीज डाल रहे हैं तो उसके पीएच की बफरिंग कैपेसिटी उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। वर्मीकुलाइट ये एक हाइड्रस फाइलोसिलिकेट का मिनरल्स है। इट हैज अंडरगो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, जब पानी में पड़ता है और इसको गर्म करते हैं तो ये फैलता है। एंड इट इंक्रीज जर्मिनेशन रेट, क्योंकि जब इसके ऊपर से हम पानी डालते हैं तो उसके अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो इसके नीचे जाते हैं और वो प्लांट को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं। और एक दूसरा इसका कारण ये है कि अगर हम कोकोपीट ही अगर सिर्फ यूज करें तो उसमें अगर आप कंटिन्यूस पानी डालेंगे तो कोकोनट का जो हस्क है वो पानी के साथ नीचे आएगा और नीचे वो ब्लॉक हो जाएगा, ऊपर पोरस मीडिया रहेगा। कुछ समय बाद आपको देखेंगे कि वो ह्यूमिडिटी उसमें ट्रैप हो रही है। तो पोरोसिटी पूरे मीडिया के ऊपर से नीचे तक बनी रहे, उसके लिए हमें परलाइट वर्मिकुलाइट इसमें डालते हैं। आप जब बाजार से कोकोपीट लेते हैं तो आपको ये ब्रिक के फॉर्म में मिलती है, पाउडर होता है कोकोपीट को कंप्रेस करके ब्रिक करते हैं, कंप्रेस करके ब्रिक बनाया उसको ट्रक में लोड करके इधर बाकी देश के दूसरे हिस्सों में लोग भेजते हैं, क्योंकि अगर उसको लूज फॉर्म में भेजेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होगा। एक ट्रक में आपका 18 टन 20 टन इजिली आ जाता है, बट स्टैंडर्ड ये कि 5 किलो का एक ब्रिक होता है और उसमें इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जब हमें मिलता है तो हम उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 5 टाइम एक्सपेंशन हो जाता है वाटर सोक करने के बाद। और उसके बाद लूज फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं नर्सरी में एज ए मीडिया। ये आप देख रहे हैं तीनों हिस्से को मैंने ने कहा 3:1:1 की रेशियो मिलाया मैनुअली और मीडिया मिक्स करने के बाद इसको हम ट्रे में भरेंगे और उसमें प्लांट लगाएंगे। ये जो काले रंग की आप ट्रे देख रहे हैं इसको प्रो ट्रे बोलते हैं, और जो सफेद रंग की देख रहे हैं वो थर्माकोल की बनी उसको थर्मल ट्रे बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर हम सिर्फ प्रो ट्रे यूज करेंगे तो वो वीक होती है, प्लास्टिक होती है, वो जैसे ही आपकी 99 सीलिंग इसमें लगेंगी तो वो भारी होकर टूट सकती है, उसकी लाइफ साइकिल कम होगी। लेकिन जब आप इसको थर्मल ट्रे में यूज करते हैं तो उसको एक स्केलेटल सपोर्ट मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी लाइफ आप इसको कई बार यूज कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही चीजों के जो नर्सरी लोग चलाते हैं वो सिर्फ प्रो ट्रे ही यूज करते हैं, थर्मल ट्रे यूज नहीं करते। थर्मल ट्रे का दूसरा एडवांटेज ये है कि वो उसको एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है रूट जोन को। जब आपने सीड को सोइंग किया है तो जो सीड मीडिया में है इट इज नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन द एटमॉस्फियर, चाहे गर्मी हो चाहे विंटर हो, जाड़े में भी। तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है मीडिया का, सबस्ट्रेट का, दैट विल रिमेन ऑप्टिमम फॉर द सीड जर्मिनेशन। तो इसलिए इसका एक ये भी एडवांटेज है। तो थर्मल ट्रे और प्रो ट्रे और थर्मल ट्रे दोनों में ही पेदी में आप देखेंगे बॉटम में देयर शुड बी होल, ताकि जो एक्सेस वाटर दे रहा है दैट कैन पर्कुलेट डाउन। अगर ये होल नहीं है और आप ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे पानी ठहरेगा और वो ह्यूमिडिटी कॉज करेगा, जिसकी वजह से प्लांट में डैम्पिंग ऑफ या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये आप देखिए अलग अलग सीड्स होते हैं, अलग अलग साइड होता है। जैसे आपका ये पूरा मीडिया भरने के बाद उसमें आप एक एक बीज एक एक होल में डालेंगे उसके कप में, और हम पूरा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और लाइट, तीन बेसिक पैरामीटर हैं। इनिशियली जब आपने सीड सोइंग किया है तो 72 आवर्स तक हमें जरूरत नहीं पड़ती लाइट की। आप मल्टी स्टैकिंग सिस्टम कहीं एक चैम्बर में एक के ऊपर एक रख सकते हैं, लेकिन आफ्टर 72 आवर जनरली कॉटिलेडन लीव्स हमारी बाहर आती हैं, उसके बाद हमें सनलाइट देना मस्ट है। तो हम फिर इसको सनलाइट में ट्रांसफर करते हैं जहां वो फिर उसकी ग्रोथ होती है। इस चार्ट में इसमें आप देखें इस पिक्चर में, तो शुरू में जब हमने सीड सो किया मीडिया में, उसके बाद 10 दिन बाद देखिए कॉटिलेडन बाहर आ गई हैं। 10 दिन के बाद 15 दिन पे वो कॉटिलेडेंसिस बड़ी हो रही हैं, और डिपेंड करता है आप किस सब्जी की पौध किस समय बना रहे हैं। अगर आप कुकुरबिटेसी की बात करें, सीडलेस कुकुम्बर की बात करें, वो जल्दी ग्रोथ होती है, 20 से 25 दिन में उसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। अगर आप चिली, कलर कैप्सिकम, टोमेटोज की बात करें तो हम 30 से 35 दिन उसमें लगते हैं नर्सरी बनने में। ये और भी क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे मैंने कहा कि लाइट का और टेम्परेचर दैट आल्सो अफेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं ये एक वेल मैनेज नर्सरी अंडर हाईटेक ग्रीन हाउस है, तो इसके अंदर हम ऊपर एल्यूमिनेट शेड नेट यूज कर रहे हैं, कूलिंग फैन पैक सिस्टम है, फॉगर होता है। इवन हम जाड़े के समय जब ज्यादा कोहरा होता है तो अंदर हम लाइट्स भी यूज करते हैं। लाइट से दो चीजें होती हैं कि हम
फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं जिससे जल्दी जल्दी वो सीडलिंग बने, और दूसरा एडवांटेज ये है कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ये आप फॉगर देखिए, जब हम इरिगेशन करते हैं तो इसको बूम इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। जब कमर्शियल नर्सरी हो कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर की या उससे ज्यादा, तो हम ऐसा सिस्टम यूज करते हैं। अदरवाइज आप मैनुअली भी इरिगेट कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए मैक्सिमम जर्मिनेशन है ऑलमोस्ट 99%। आपको सिर्फ 1-2 कप ही मिलेंगे जहां पे से जर्मिनेशन नहीं हुए हैं। ये एक फुल्ली फंक्शनल नर्सरी है जिसमें आप रेड कलर जो पीछे दीवार पे देख रहे हैं वो हमारा कूलिंग पैड सिस्टम है। अपोजिट में हमारा फैन होगा और अंदर हम इसके टेम्परेचर को मैनिपुलेट करके अपनी सीडलिंग ग्रो कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कि सीडलिंग में डिजीज नहीं आती, कभी कभी इसमें डिजीज आ जाती है, कभी इसकी रूट पीली पड़ जाती है। अगर इरिगेशन कम है तो, प्रॉपर इरिगेशन नहीं है या ज्यादा ओवर इरिगेशन हो गया तो फंगल डिजीज आ जाता है। तो आपको डेली इसको देखना भी है ताकि इसमें कहीं कोई डिजीज तो नहीं है। कभी कभी आपने अगर बाहर बैरियर अच्छे यूज नहीं किए हैं तो इंसेक्ट्स वगैरह भी अंदर आ जाते हैं। यू शुड हैव ऑलवेज डबल डोर एंट्री। एंड हमारे जो पोटेंशियल क्लाइंट हैं वो जनरली किसान होते हैं, क्योंकि किसान इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा सकते हैं। तो अगर किसी के पास पेइंग कैपेसिटी ज्यादा, तो आप ऐसे ग्रीन हाउस ला के नर्सरी बनाइए और उस क्षेत्र के किसानों को नर्सरी दीजिए। पेरी अर्बन एरिया में बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और काफी डिमांड है, और इस देश में बहुत कमी है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसकी वजह से हम किसानों को अच्छी नर्सरी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब नर्सरी बन जाती है, किसान गाड़ियों में रख के अपने तरफ खेत में ले जाता है, चाहे प्रोटेक्टेड हो चाहे ओपन फील्ड हो, और फिर ये मल्चिंग के ऊपर इसके नीचे ड्रिप लगी होंगी। हम एक कंटिन्यूअस जहां जहां ड्रिप पे हमारा 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर जैसी स्पेसिफिकेशन हो वैसा होल करके इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद आपको ये पिक्चर आएगी, इसीलिए मैंने कहा कि पौधशाला ये फाउंडेशन है हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए। ये कलर्ड कैप्सिकम है जो वहां पे ट्रांसप्लांटेशन हुई। 3 महीना वेजिटेटिव फेज रहेगा आपका, चाहे टोमेटो हो चाहे कैप्सिकम हो। चौथे महीने में आप हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुकम्बर में जल्दी होता है। कुकम्बर हमारे लिए 120-130 दिन की क्रॉप है। आपको हार्डली 45 और 50 डेज में पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दिस इज अ कुकम्बर in the NVPS, naturally ventilated polyhouse. Previous picture was the colored capsicum. These are the cherry tomatoes. ये भी exotic है और इसकी दिल्ली जैसे मार्केट में बहुत ही डिमांड है, होटलों में और एयरलाइन के कैटरिंग वगैरह में। सो लाल और पीले रंग 2 तरह के चेरी टमाटो, बट इंडिया में या तो लाल लोग प्रेफर करते हैं। कैप्सिकम में रेड और येलो की डिमांड ज्यादा है, ग्रीन का मार्केट प्राइस कम होता है। और जैसे मैंने कहा ये सीडलिंग सिर्फ ग्रीन हाउस के लिए नहीं, आपकी जो हाइड्रोपोनिक जो एनएफटी सिस्टम चला है उसमें भी बहुत ही जरूरी है ये। इसका रूटिंग सिस्टम आप देखिए, और जो राइट पिक्चर है आप देखिए उसमें कैसे रूट कर लिए। आपको मार्केट में प्रोट्रे सर्कल या राउंड भी मिलेगी, वो यूज न करें, उसमें रूट कर्लिंग हो जाती है, नीचे रूट जाके सर्कल बना लेती है। ये रेक्टेंगल कप वाली ये आपको ज्यादा बेटर पड़ेगी। ये ओपन फील्ड में लगाने के बाद क्रॉप की ऐसी होगी। और करेक्टरिस्टिक मतलब एक किसान अगर अपनी बीज खरीद के दे रहा है किसी सेंटर पे या किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट पे, वो कैसे पहचानेगा कि उसकी पौध कैसी है? तो शुड हैव अ वेरी थिक स्टेम। ये जैसे मैंने यहाँ पकड़ रखा है, आप उसका तना देखिए, उसकी मोटाई देखिए। हैव प्रोफ्यूज रूट सिस्टम, अच्छा खासा रूट डेवलपमेंट दिखना चाहिए। शुड हैव डार्क ग्रीन, अगर इसकी जो पत्तियां पीली है इसका मतलब नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है उसमें, तो ये सारी अच्छी खासी ग्रीन होनी चाहिए। शुड बी डिवाइड ऑफ एनी इंसेक्ट पेस्ट, आप देखिए कहीं उसमें कोई थ्रिप्स माइट्स तो नहीं लगे हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा। शुड बी यूनिफॉर्म इन हाइट, अगर आपने प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट दिया है, प्रॉपर इरिगेशन दिया, तो सारी एक ही स्टेज पे होंगी। और जब ट्रांसप्लांटिंग आप खेत में कर रहे हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग भी सेम टाइम होगी। अगर वो छोटी बड़ी अलग अलग स्टेज की सीड होंगी तो आपके लिए हार्वेस्टिंग के टाइम में चैलेंज होगा कि किस दिन मैन पावर लगाएं उसकी तोड़ाई करने में। शुड बी ट्रांसप्लांटेड ऑन राइट टाइम, ये बहुत जरूरी है। गलत टाइम मत लगा दीजिए, जैसे कई नेट हाउस में लोगों ने लगा दिया और बारिश हो गई तो उसके बाद वो फिर दिक्कत आ जाती है उसमें। ये तो हाईटेक नर्सरी में, लेकिन इंडिया पता है हर तरह के लोग होते हैं। तो समटाइम हमने ये उड़ीसा की फोटो है जहाँ पे हमने रूरल ट्राइबल एरिया में जाके उनको बड़े ही देसी तरीके से सस्ते उस पे करके बताया कि आप कूलिंग फैन पर नहीं लगा सकते, तो कैसे एक नॉर्मल टेम्पोररी शेल्टर में भी आप अपनी पौधशाला खुद बना सकते हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि आप ऑफ सीजन सीडलिंग नहीं बना सकते, आपका जब बाहर का एक्टोमियम टेम्परेचर रहेगा तभी आप सीडलिंग बना सकते हैं।